हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, ठीक है ना। आज हम लोग कक्षा 10 की गणित पढ़ेंगे जिसका नाम है निशान ज्यामिति, ठीक है ना। इसका आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे आप लोगों को, और बस बेसिक कांटे आप दिमाग में रखिए, उसके बाद हम पर्सनालिटी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, निशान ज्यामिति कहते किसे हैं कि गणित की वह शाखा जिसमें दो लंबवत रेखाओं की सहायता से ज्यामितीय संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए बीजगणित विधियों के प्रयोग से किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करते हैं, निशान ज्यामिति कहलाती है, ठीक है ना। एक परिभाषा इसकी है। तो इसके बारे में हम क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट में जानना जरूरी है, तो उस बात को हम समझेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें आता है कार्तीय तल, कार्तीय तल आता है। अब ये कार्तीय तल क्या होता है, तो जब दो ऐसे परपेंडिकुलर या दो लंबवत रेखाएं वैसे खींच दिया जाए जो एक दूसरे को 90 अंश की डिग्री पर काटते हैं, प्रच्छेद करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं कार्तीय तल, ठीक है। और इसको हम मानते हैं ये एक्स अक्ष होता है, ये होता है वाई अक्ष, और ये होता है मूल बिंदु ओरिजिन होता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं कार्तीय तल। इसे हम क्या बोलते हैं, कार्तीय तल। और ये आप कह सकते हैं, इसको एक्स डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई डैश, ठीक है। इसके बाद आता है, तो इसमें ध्यान दीजिए, ये हो गया कार्तीय तल। अब इसमें क्या क्या बातें आपको जानना जरूरी है। अब देखिए, ये जो लाइन है, ये मूल बिंदु से जब हम ये दाईं तरफ जाते हैं, जब हम इधर जाते हैं तो ये धनात्मक लेते हैं, जब हम इधर आते हैं तो ऋणात्मक लेते हैं, और जब हम इधर जाते हैं तो हम धनात्मक लेते हैं, और जब हम नीचे आते हैं तो हम ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है ना। ये आपको चिन्ह याद रखना है। और अगर ये देखिए, ये जो होता है ये पहला चतुर्थांश होता है, इसे हम दूसरा चतुर्थांश बोलते हैं, इसे तीसरा चतुर्थांश बोलते हैं, इसे चौथा चतुर्थांश बोलते हैं। आपको कोई पॉइंट दे देगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि ये बिंदु जो है किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए, ध्यान रखिए, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, और ये चौथा चतुर्थांश है, ठीक है। अब देखिए, अगर इस पॉइंट से अगर हम इधर चले तो हम देखिए, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, यानी पहला जो निशान क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे। और ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं लिखता हूँ, ये जो पॉइंट लिखा जाता है, जैसे मैं लिख दिया 2 और 3, ये पहले हमेशा x का मान लिखा जाता है, जो दूसरा लिखा जाता है हमेशा y का मान होता है, ठीक है। और ये ध्यान दीजिएगा, इसको पहले x का मान होता है, ये y का मान, इसे हम कहते हैं भुज। x को कहते हैं भुज, y को कहते हैं कोटि। ये बात आपको याद रखना है, x को कहा जाता है भुज, y को कहा जाता है कोटि, ठीक है। ये हो गया 2 और ये 3, हम कहेंगे भुज है और ये क्या है, कोटि है, ठीक है ना। तो अब देखिए, मैं कैसे लिख रहा हूँ, तो बताइए, भुज है भाई, x वाला क्या कहलाएगा, भुज, y वाला क्या कहेगा, कोटि। तो भाई बताओ, भुज क्या है, प्लस है, प्लस, y वाला क्या है, प्लस है, ये कोटि है ना, तो हो गया प्लस प्लस, ठीक है। अगर इस बिंदु का कोऑर्डिनेट लिखा तो दूसरे चतुर्थांश का कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए, ये क्या है, पॉजिटिव, सॉरी पहले हम नेगेटिव, पहले x वाला लिखेंगे ना, तो क्या है, नेगेटिव, और फिर लिखेंगे पॉजिटिव। अब इसमें देखिए, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव, तो कहेंगे ये क्या हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव हो जाएगा। इसमें लिखना चाहे तो x क्या है, पॉजिटिव, और y क्या है, निगेटिव, ये आपका हो गया। तो ये आपको ध्यान देना है कि पहले चतुर्थांश में दोनों बिंदु क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। पहले में जो निशान होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दूसरे में क्या होगा, निगेटिव पॉजिटिव होगा, तीसरे में क्या होगा, निगेटिव निगेटिव होगा, और चौथे में क्या होगा, निगेटिव और पॉजिटिव और निगेटिव होगा। इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखो, यही मेन कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको ध्यान देंगे ना तो हर सवाल आप लगा सकते हो, ठीक है ना। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ, मैं इसको फिर से मिटा कर बना रहा हूँ, तो बस आपको ये ध्यान देना है कि अगर ऐसे दो परपेंडिकुलर यानी लंबवत लाइन अगर खींच दिया जाए, ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं x अक्ष, इसे बोलते हैं y अक्ष, ये आपका है मूल बिंदु, ठीक है। इधर चलते तो हम कहते हैं पॉजिटिव, इधर चलते तो कहते हैं निगेटिव, इधर चलते तो कहते हैं पॉजिटिव, और इधर चलते तो कहते हैं निगेटिव। तो इसमें क्या हो गया, ये हो जाएगा प्लस प्लस, क्योंकि x प्लस है y प्लस है,
यहाँ पे लिखेंगे x क्या है नेगेटिव, y क्या है पॉजिटिव, तो कहेंगे x माइनस x प्लस हो जाएगा। ये क्या है भाई ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो x क्या है नेगेटिव, y क्या है नेगेटिव, तो हम कहेंगे नेगेटिव नेगेटिव है। और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, कहेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये आपको ध्यान देना है। और इसे हम कहते हैं पहला चतुर्थांश, इसे कहते हैं दूसरा, इसे कहते हैं तीसरा, इसे कहते हैं चौथा। ये आपको एकदम आना चाहिए, इस पे सवाल आपके आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम समझ तो अब इसे याद भी रख सकते हैं कि ये पहला चतुर्थांश है, तो पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, दूसरे में क्या होता है माइनस प्लस होता है, तीसरे में माइनस माइनस होता है, चौथे में प्लस माइनस होता है, ठीक है ना। अब देखिए अब हम समझेंगे किसी बिंदु का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है, किसी बिंदु का निर्देशांक हम कैसे निकालते हैं, ये बखूबी आपको आना चाहिए, यही मेन है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे मैंने एक कार्तीय तल खींच दिया, ये x अक्ष, ये y अक्ष और आपका हो गया ये OG, ठीक है। मान लेते हैं भाई इस एक्सिस को हमने छोटे छोटे भागों में बांट दिया, एक ऐसे हमने बांट दिया, ठीक है, ऐसे हमने बांट दिया। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है ना। ये हमने एक डाटा लिख दिया, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है, मैंने मान लिया यहाँ पे कोई बिंदु है, मैंने माना यहाँ पे कोई बिंदु है, मैंने माना यहाँ पे कोई बिंदु है, और मैंने माना कि यहाँ पे कोई बिंदु है। मैंने कहा ये P बिंदु है, ये Q बिंदु है, ये R बिंदु है और ये S बिंदु है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, अगर इस बिंदु का मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है, इस बिंदु P का हमें निर्देशांक निकालना है, तो हम निर्देशांक कैसे निकालते हैं, सीधा इस बिंदु से x पे लंब डाल दीजिए और y पे लंब डाल दीजिए, या तो आप x पे डालिए नहीं तो y पे डालिए। इस बिंदु से या तो आप x पे लंब डाल दीजिए या तो y पे लंब डाल दीजिए। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से इस बिंदु P से हमने क्या किया x पे सीधे लंब डाल दिया, ठीक है ना, और लंब डाल दिया। अब लंब जब डाल देंगे तो चाहे देखिए आप चाहे x पे डालिए चाहे y पे डालें, कि दोनों पे से किसी पे आप लंब डाल देंगे तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से कोऑर्डिनेट अगर हम लिखना चाहें तो हमेशा मूल बिंदु से चलते हैं, हमेशा मूल बिंदु से चलते हैं। तो देखिए हम चला x पे कितना चला 3 चला, तो यहाँ लिख देंगे 3 और ये काम। अब हम y पकड़ के चल रहे हैं तो y पे कितना चला, तो भाई ये जो दूरी, अब इसको यहाँ पे लंब डाल दीजिए, तो जो दूरी ये होगी वही दूरी ये भी होगी, भाई ये जो दूरी होगी वही दूरी ये भी होगी। तो इस बात का ये ध्यान रखिएगा, ये 4 चले हैं तो ये भी 4 होगा, तो हम लिख देंगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 4 हो जाएगा। तो इसका हमने कोऑर्डिनेट लिख दिया। अगर ऐसे इसको लिखना है तो सीधे सामने से लंब डाल देंगे x अक्ष पे और यहाँ डाल देंगे y अक्ष पे, ठीक है। यहाँ देखिए इस बिंदु से हमने x पे लंब डाल दिया और y पे डाल दिया, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप देखिए यहाँ पे x का मान लिखा जाता है, यहाँ y का मान लिखा जाता है। तो भैया x आपने कितना चला, आपने x कितना चला, तो कहेंगे सर 4 चले, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो पॉजिटिव तो प्लस 4 कर देंगे। अब यहाँ से पकड़ के नीचे आएंगे तो आपने नीचे कितना चला, तो भैया अगर ये दूरी, ये बताइए ये दूरी कितना है, यहाँ से आप तक दूरी कितनी है, देख रहे हैं ना -4 लिखा है। तो अगर ये दूरी -4 है तो ये भी माइनस दूरी 4 होगी, ठीक है, तो हम कहेंगे -4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हर पॉइंट आपको लिखना होता है। अब ध्यान दीजिए, मैं मान लीजिए हमें इस बिंदु का बताना है निशान कितना होगा, बिंदु R का निशान कितना होगा, तो आप यहाँ से लंब डालिए और y पे लंब डाल दीजिए। ये हमने y पे लंब डाला और ये x पे लंब डाल दिया, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, तो किसी भी बिंदु का कोऑर्डिनेट लिखना होता है तो हमेशा मूल बिंदु से चला जाता है, ठीक है ना, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो आप बताइए ऐसे आएंगे तो आप किसको पकड़ के आ रहे हैं y, आप फिर किसको पकड़ के जा रहे हैं, आप x को पकड़ के जा रहे हैं। तो आप ऐसे आए या फिर ऐसे पहुंच जाए, या आप ऐसे आए और फिर यहाँ पहुंच जाए, दोनों रास्ते में से कोई रास्ता आप चुन लीजिए। तो अगर मैं बिंदु O से चलूं तो मैं इधर चला कितना चला -4, तो -4 है ना, ये -4 है, तो x पे कितना चला -4। इसके बाद अब ये पकड़ के मैं यहाँ से आया, अब फिर यहाँ नीचे आएंगे तो कितना चला, भाई ये जो दूरी होगी वही दूरी कितना होगी, तो अब बताइए कितना है -5 है, तो हम कहेंगे हमने -5 चला, ठीक है ना।
मान लो इसको हमको निकालना है तो हम सीधे यहाँ से लंब डाल देंगे इस पे और यहाँ से भी लंब डाल देंगे, ठीक है। अब ऐसे पकड़ के जाएं, ऐसे पहुंच जाएंगे, ऐसे पकड़ के रास्ता जाएंगे तभी पहुंच जाएंगे। तो इन दोनों रास्तों में से किसी एक ही रास्ता को पकड़ के जाना है। तो अगर मैं ऐसे गया तो कितना चला -4, तो हम कहेंगे -4 हो जाएगा। अब ये इसको मैं पकड़ के गया तो y एक समांतर जा रहा है तो y क्या धनात्मक है, कितना है, ये भी 4 होगा भाई, ये 4 है तो ये भी तो 4 होगा ना। अब ये 4 कैसे है, देखो ये पॉइंट कितना है 4 है ना, ये 4 ही तक जा रहा है ना, तो हम कहेंगे ये क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। यही है आपका कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। अगर ये लिखने का ढंग आ गया तो आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं हर सवाल को, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग समझेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है, ठीक है ना। हम समझेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है। तो देखिए जैसे हमने कहा कि कोई दो बिंदु है, ये हमने मान लिया P है और ये है Q, ठीक है। और यहाँ का कोऑर्डिनेट जो दिया गया है हमने माना कि x1 है, ये y1 है, और यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया जो x2 है और ये y2 है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो इन दोनों P और Q के बीच की दूरी क्या होगी, तो इसका फार्मूला होता है PQ बराबर √x2 - x1, ठीक है ना। यानी देखिए x2 - x1 का वर्ग आप प्लस y1 - y2 का वर्ग होता है, ठीक है। ये फार्मूला एकदम आपको याद रखना है, ये फार्मूला एकदम एग्जैक्ट याद रखना है, क्योंकि इस फार्मूले का प्रयोग हर जगह किया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देखो, मैं यहाँ लिख दिया y1 - y2, यहाँ लिख दिया x2 - x1। तो आप चाहे x1 - y2 x2 लिखें, चाहे x2 - x1 लिखें, कुछ भी लिखें आपका दोनों सही है। आप यहाँ पे x1 - x2 लिखें चाहे x2 - x1 लिखें, दोनों आपके सही होंगे, ठीक है। तो हो गया PQ बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। क्या मतलब कि x1 और x2 का यहाँ अंतर का वर्ग और y1 और y2 के अंतर का क्या हो जाएगा वर्ग होगा। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट आप याद करिएगा, ठीक है ना। ये मैं बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, प्रश्नावली हम अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें ये है, आपको समझना है रेखाखंड का अंतःविभाजन, किसी रेखाखंड का अंतःविभाजन ये क्या होता है। जैसे ये कोई रेखा है, ठीक है, और ये माना कि बिंदु P है और हमने माना कि बिंदु क्या है Q, ठीक है। और यहाँ माना कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 है y1 है, इसका कोऑर्डिनेट माना क्या है x2 है और ये y2 है, ठीक है। और ये PQ के एकदम मध्य बिंदु, मैंने माना कि ये P क्या है, ये M मान लेते हैं मिड पॉइंट, ठीक है ना। M क्या है मध्य बिंदु है, ये M को हम कहेंगे कि क्या है मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु कहेंगे, ठीक है ना। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि मध्य बिंदु के निशान क्या होंगे, आपको दो बिंदु दे देगा और आपसे पूछा जाएगा कि मध्य बिंदु का निशान क्या होगा। तो मध्य बिंदु का निशान क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिए x1 प्लस x2, x1 प्लस x2/2 होता है, यानी कि इसके जोड़ का आधा, यानी कि भुज ये भुज होता है, ये कोटि होता है। तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 होता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम सीख लीजिएगा ना, इसको याद रखिएगा कि अगर ऐसे कोई दो बिंदु दे दिया और इसके मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु का निशान पूछे, तो मध्य बिंदु का निशान होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ठीक है ना। अगर ये बिंदु मध्य में न दे तब हम कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। अब हम कह रहे हैं कि ये जो बिंदु है ये मध्य में न हो गया, कहीं यहाँ पे हो गया और हमने इसको मान लेंगे क्या M यहाँ पे आ गया, या हम इसको दूसरा पॉइंट हम T मान लें, चलिए T मान लिया। अब हमसे पूछेगा कि इस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तब उस कंडीशन में हमको ये रेशियो देखना पड़ेगा कि किस रेशियो में बांट रहा है, किस अनुपात में बांट रहा है। तो ये अनुपात जानने के लिए भाई हमको पता नहीं कि कितना अनुपात है, तो हमने मान लिया कि M1 है और ये मान लिया कि M2 है। मैंने मान लिया कि मैंने ये मान लिया कि यहाँ साथी की लंबाई क्या है M1 और यहाँ साथी की लंबाई क्या है M2 है। तब हम कैसे निकालेंगे T के निर्देशांक,
तब निशान कैसे निकाला जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये इस m का इस निशान में गुणा करते हैं और m1 का इसमें करेंगे, ठीक है। और फिर दोनों के इनके दोनों के जोड़ से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो आपका यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि बिंदु P के निशान क्या होंगे। तो भाई इसका इसमें गुणा करिए तो क्या कहेंगे, m2x1, देखिए मैंने इसका गुणा किया m2x1 प्लस इसका गुणा इसमें करिए तो हम कहेंगे m1x2 हो जाएगा बटा इनके योगफल से भाग दे दीजिए तो m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये y का मान निकालिए, ये तो भुज निकल गया, आप कोटि कैसे निकालेंगे, इसका गुणा y1 में करिए तो हम कहेंगे m2y1 प्लस अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कहेंगे m1y1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है ना। ये हमेशा जो भाग देंगे इनके योगफल से भाग दें, जो अनुपात होगा उनके अनुपात के योगफल से क्या कर देंगे, भाग दे दें, हमको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद तो ये पॉइंट याद रखिएगा, सीधी सी बात है कि भाई अगर ये मिड पॉइंट है तो इनके जोड़ का आधा कर देंगे, लेकिन अगर ये पॉइंट जो टी है ये मध्य बिंदु में ना हो तो आपको ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। और कैसे लगाएंगे भाई, अनुपात आपको सवाल में दिया रहेगा, इसका आप इसमें गुणा कर दीजिए, इसका आप इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो m2x1 और फिर इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा mx2 हो जाएगा, भाई इसका इसमें गुणा करेंगे तो m1 और ये x2 हो गया बटा इनके योगफल से हम भाग दे देंगे, वही बात यहाँ कर देंगे, ठीक है। तीसरी बात, अंतःखंड रेखा का विभाजन हो गया। इसके बाद हमको जानना ये जरूरी है, अगला जो टॉपिक है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है ना। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं ये ध्यान दीजिए, ऐसे आपको कोई त्रिभुज दे देगा, ठीक है ना। मैंने माना ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है, इसका कोऑर्डिनेट x1 है, y1 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा x2 है, ये y2 है, ये क्या आएगा x3 है और ये y3 है, ठीक है। तो कहेगा इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का हम ऐसे कहेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, तो देखिए मैं लिख रहा हूँ 1/2 और ऐसे बनाएंगे ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। किसी त्रिभुज के अगर तीनों कोऑर्डिनेट, अगर मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, मैं इसको यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये है आपका। अगर मैं ये कहूँ कि यदि ये कोई त्रिभुज दिया गया है और ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है, इसका कोऑर्डिनेट x1 है, y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 है, y2 है, कोऑर्डिनेट का मतलब निशान, और इसका होता है x3 होता है और ये y3 है। अगर किसी त्रिभुज के तीनों के अगर निशान दिए गए, तीनों बिंदुओं के अगर निशान दिए गए हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यही होता है x1 y2 माइनस y3 और x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। अब देखिए इस सूत्र को याद करना बड़ा कठिन होता है, ठीक है। तो इस सूत्र को याद कैसे रखेंगे, इसको एकदम ट्रिक से याद रखिए, इसको सूत्र को हम कभी नहीं भूलेंगे। कैसे, हम देखें कि ब्रैकेट से बाहर क्या है, x1 है, x2 है, x3 कंटिन्यू है, और देखें इसके अंदर क्या है, सब y y है, तो ऐसे याद रखिए ये क्या है 2 और 3, तो 23, ये है और 3 और 1 हम कहेंगे 31 और ये क्या है 12। तो अब ऐसे याद रखिए कि 23 31 और ये 12, ठीक है ना। तो देखिए आप याद रखिए कि जो ब्रैकेट से बाहर है कंटिन्यू क्या x1 है, x2 है, x3 एकदम लगातार है, इसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो लिखना है 23 31 12, तो 23 का मतलब होता है y2 माइनस y3, 31 का मतलब होता है y3 माइनस y1 और 12 का मतलब होता है y1 माइनस y2, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको एकदम याद रखना है, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद आपको ऐसे चतुर्भुज दे देगा, ऐसे चतुर्भुज दे देगा और कहेगा ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है और D है। अब इसका कोऑर्डिनेट दे देगा, A का कोऑर्डिनेट दे देगा, जैसे कह दिया ये x1 है, y1 है, ये कह दिया x2 है, ये y2 है,
ये कहेगा x3 है, y3 है, ये कहेगा x4 है और ये x5 है। आपसे कहा जाएगा इसका क्षेत्रफल निकालो। तो भाई त्रिभुज, भाई हम तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े हैं, इसको तो जानते हैं, चतुर्भुज जानते नहीं है, तो चतुर्भुज कैसे निकालेंगे? मैंने इसको यहाँ से मिला दिया। तो भैया बताओ, एक त्रिभुज ये बन गया, दूसरा ये बन गया। तो त्रिभुज का फार्मूला इसमें लगाइए, त्रिभुज का फार्मूला इसमें लगाइए, दोनों को ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है, तो त्रिभुज का फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो भाई दोनों में त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए, जो जितना भी इसका आंसर है, इसका भी जितना आंसर है, दोनों को जोड़ देंगे, पूरे चतुर्भुज का आ जाएगा। ठीक है ना? अब लास्ट पॉइंट ये समझिए, और ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध। ठीक है ना? तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध क्या है? भाई संरेख होता है कि ए, ये बी और हमने कहा सी, ये तीन बिंदु हैं। जब जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो इसे हम संरेख कहते हैं। जब तीन बिंदु एक सीधी रेखा में होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? संरेख होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कभी भी त्रिभुज का निर्माण नहीं करेंगे, ये त्रिभुज का निर्माण नहीं करेंगे। ठीक है ना भाई? त्रिभुज का निर्माण कब? जब ये तीनों बिंदु इधर उधर होंगे तब ऐसे मिलाकर तब बनाएंगे। अब तीनों बिंदु एक लाइन पे हैं, अगर मिलाए तो त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। और जैसे यहाँ बिंदु हो गया, तीनों अलग अलग हैं, इसे हम बोलते हैं असंरेख। तो हमेशा असंरेख बिंदु से ही त्रिभुज का निर्माण होता है, संरेख से कभी होता नहीं है। ठीक है? तो अब इसके प्रतिबंध क्या है कि भैया जैसे याद रखो, भाई मैंने कहा कि ये पॉइंट ये ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तीनों एक लाइन में है, तीनों संरेख है भाई। तो संरेख होने का प्रतिबंध क्या है कि ए बी के बीच की दूरी, ठीक है ना, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी प्लस BC के बीच की दूरी कभी भी अगर ये बराबर हो जाए AC के, ये बराबर हो जाए AC के, तो ये कभी भी ये क्या, अगर बराबर होंगे तभी ये संरेख कहलाएंगे, तो संरेख होंगे, ठीक है। अगर तीन बिंदु दिया गया 1 2 और ये तीन बिंदु, इनके बीच की दूरी निकालिए, इनके बीच की दूरी निकालिए और AC के बीच की दूरी निकालिए, ठीक है ना। और देखिए तो AB BC और ये हो गया CA, ठीक है ना। अगर इन तीनों में से किसी दो का योगफल, किसी दो भुजाओं का योगफल यदि तीसरी भुजा के अगर बराबर हो गया तो हम कहेंगे क्या है, संरेख है। दूसरा कंडीशन ये है कि भाई अभी कोई त्रिभुज का कोई त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा, तो मैं ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव शून्य होता है, सदैव शून्य होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कि जब तीन बिंदु अगर संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। आप खुद देखो भाई, तीन बिंदु एक लाइन में हो गए, इसी को संरेख कहेंगे ना, तो कोई किसी त्रिभुज का निर्माण होगा, नहीं होगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपका निशांक ज्यामिति में बेसिक कॉन्सेप्ट था। आप इसको वीडियो बार बार देख के इसको एकदम याद कर लीजिए। इसके बाद हम अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली हल करेंगे, लेकिन प्रश्नावली हल करने से पहले ये सारी बातें आपको आनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू।